नमस्कार, सुबह की 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां अस्थावा की माफी गांव में महाशिवरात्रि के जुलूस पर हमला हुआ है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में रंजीत पासवान नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है। कई और लोगों के चोटिल होने की आशंका है। हमले की खबर मिलते ही पुलिस स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है, लेकिन घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां हमले में एक युवक भी जख्मी हुआ है। कई और लोगों के चोटिल होने की आशंका जताई जा रही है। अस्थावा थाना क्षेत्र के माफी गांव की ये घटना बताई जा रही है। हमले के बाद अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। तनावपूर्ण हालात बताए जा रहे हैं। दरअसल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जुलूस निकाला गया और उसी जुलूस पर हमला हुआ। 25 मियाँ मिल के दंगा किया पूरा और मारा। वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, तो बोला कि वहाँ पर आदमी गिरा हुआ, तो देखे तो हमारा भैया था। वहीं से हम उनको उठा के लेके हॉस्पिटल सरकारी गए, तो वहाँ से बोला कि रेफर दूसरा जगह ले सकते। क्यों मारपीट वो लोग क्यों किया? कुछ नहीं था, ऐसा ही मियाँ लोग किया झगड़ा, जान के मारा है। अब कोई बात नहीं, जुलूस निकाले थे पासवान लोग, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए लोग मारा है। और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। लोगों ने पुलिस पर शिव भक्तों की पिटाई का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार महनार प्रखंड कार्यालय से शिव बारात निकालकर महनार थाना परिसर पहुंचनी थी, जहां शिव विवाह का आयोजन होना था। लेकिन जब शिव बारात महनार थाना परिसर पहुंची, तब वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का ये आरोप है कि शिव भक्तों की भीड़ ज्यादा होने और कोई व्यवस्था नहीं होने पर जब सवाल किए गए तो पुलिस ने लाठियां चटकाई, लाठी चार्ज कर दी। देर रात किसी तरह मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया, लेकिन घटना को लेकर लोगों में अभी भी आक्रोश है और लोग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, मार के सभी लोगों को वहाँ से भगाया गया है। अभी अब बड़ा बाबू आए हैं जो बोल रहे हैं कि जो गलती हुई उसकी कार्रवाई कल की जाएगी। चलिए वहाँ पे शादी। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब इसके बारे में सभी लोग हैं, जो सबको अच्छा लगेगा वही ना करेंगे। एक जन के तो है नहीं, ये तो पूरे मनारवासी का जुलूस है, तो जो सबका सहमति होगा उसी में ना। तो महाशिवरात्रि के इस जुलूस पर हमला हुआ है। पुलिस ने जुलूस पर लाठी चार्ज की है। शिव बारात निकालकर महनार थाना परिसर इस बारात को पहुंचनी थी, जहां शिव विवाह का आयोजन होना था। लेकिन जब शिव बारात महनार थाना परिसर पहुंची, तभी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का यह आरोप है कि शिव भक्तों की भीड़ ज्यादा होने और कोई व्यवस्था नहीं होने पर जब सवाल किए गए तो पुलिस ने लाठियां चटका दी। और इस पूरे मामले को लेकर अभी भी लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या लोग अभी भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं? उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन की भी कोई योजना बनाई गई है? जी देखिए, धरना प्रदर्शन की योजना तो नहीं बनाई गई है, लेकिन जो कल रात में जिस तरह की घटना हुई और जिस तरह से पुलिस का बिहेव रहा उन लोगों के प्रति, तो लोगों का पुलिस के प्रति जो है वो आक्रोश अभी भी व्याप्त है। और लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने शिव भक्तों पे या शिव बारात पे लाठी जिन पुलिसकर्मियों ने चलाई है उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिसको लेकर लोग आपस में बैठक कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय थाना स्तर पे कल रात में वापस बारात ले जाने के मनाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने फिर से, चूंकि पूरा जो शिव बारात था वो अस्त व्यस्त हो गया था, लाठी चलने के बाद लोग अपने अपने घर चले गए थे, तो उस परिस्थिति में वापस बारात ले जाना संभव नहीं था। इसलिए लिहाजा लोग रात में घर चले गए। लेकिन इस घटना की लोग निंदा कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश है कि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा कहीं ना कहीं खंडित हुई है, जिसके कारण लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा। और लोग जो है ये मांग अभी भी कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश है कि जो पुलिसकर्मियों ने लाठी लोगों पे चलाई, शिव भक्तों पे लाठी चटकाई है, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। जो होना था वो हो गया है, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है और कमोबेश जो डिमांड है वो लोगों का यही है। जी प्रफुल्ल, वहां पर जब लोग पहुंचे बारात लेकर, तो किस तरह की अव्यवस्था देखी गई जिसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए और वो आक्रोशित हो गए?
जी देखिए, ये जो शिव बारात जो कल निकली थी, जुलूस जो शिव शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा के रूप में प्रखंड कार्यालय से, ये परंपरा है वहाँ का, प्रखंड कार्यालय से जुलूस निकलता है और महनार थाना परिसर जाता है, जहाँ पे शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। हर साल ऐसा ही होता आया है, लिहाजा लोग भारी संख्या में फिर से जुलूस के तौर पे वहाँ पे पहुंचे थाना पे, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का ये आरोप है कि जब वहाँ पे भीड़ पहुंची और जब शिव बारात वहाँ पे पहुंचा तो लोगों को ये वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि आगे का कार्यक्रम कैसे होगा। कोई वहाँ पे जो पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे कि आगे के कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाए, जिसको लेकर पुलिस और लोगों में बकझक हुई, कहासुनी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये हम आपको खबर बता रहे थे वैशाली से, जहां पर पुलिस की तरफ से लाठियां चार्ज की गई। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी शिव बारात पर लाठीचार्ज का मामला आया था। हम आपको मुजफ्फरपुर और वैशाली की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको शिव भक्तों की पिटाई की मुजफ्फरपुर से नजर आ रही होगी और वैशाली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी शिव भक्तों की पिटाई की गई है। तो महनार थाना परिसर की ये घटना बताई जा रही है और ये 2 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शिव भक्तों की पिटाई की गई है। और इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों में ही इस तरह का बवाल क्यों मच जाता है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, मैं कृष्ण कुमार मंडल, मैं विजय कुमार मंडल। और बिहार में विधानसभा चुनाव से महज 8 महीने पहले नीतीश कैबिनेट के विस्तार से एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की गई है। पिछले साल 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट का ये तीसरा विस्तार है और इसके साथ ही अब कैबिनेट में मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया है। बीजेपी के जिन 7 विधायकों ने कल मंत्री पद की शपथ ली, उनमें जातीय समीकरण का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। बीजेपी की नजर इस बार के चुनाव में सवर्णों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग पर भी है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2025 का फॉर्मूला फिट हो गया है, जिससे जातीय समीकरण को हिट कर लिया जाएगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, मैं कृष्ण कुमार मंडल, मैं विजय कुमार मंडल। और नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्रियों की संख्या पहले से ही पूरी थी और सिर्फ बीजेपी कोटे की सीट खाली रह गई थी, जिसे कल 7 विधायकों को मंत्री बनाकर पूरा कर दिया गया है। और बीजेपी ने इस कैबिनेट विस्तार के बहाने साल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से जातीय समीकरण सेट कर दिया है। कल जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें 3 पिछड़ा वर्ग, 2 अति पिछड़ा और 2 सवर्ण समुदाय से आते हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ ही नीतीश सरकार में अब सीएम को मिलाकर पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 10 हो गई है, जबकि अति पिछड़ा समुदाय से 7 मंत्री हैं। कैबिनेट में 7 दलित और महादलित वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं और जबकि सबसे ज्यादा सवर्ण समुदाय से 12 मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल है। यानी कि साल 2025 के चुनाव से पहले नीतीश मोदी की जोड़ी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर 2025 में फिर से नीतीश की वापसी के लिए ये रणनीति बनाई गई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारी पहले से ही बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है, एनडीए सरकार की तरफ से की जा रही है और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जाति का विशेष महत्व होता है और इसीलिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ साथ की गई है। और इससे ये कहा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए युद्ध स्तर पर अभी से ही अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तैयारियां अभी से ही शुरू की जा चुकी है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बम्पर लोगों का प्यार उन्हें मिले, वोट मिले। और जिन मंत्रियों ने कल शपथ ली है, उनके बीच आज विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा। आज नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल लेंगे और अपने अपने विभाग का कार्यभार संभालेंगे।
बुधवार को 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और इसी बीच आज का दिन उनके लिए और भी ज्यादा विशेष और खास होने वाला है, क्योंकि उन्हें आज इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उन्हें कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालनी है। आज नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल लेंगे, अपने अपने विभाग का कार्यभार संभालेंगे। बुधवार को 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं जिनके पास 2-2, 3-3 विभाग हैं, उन लोगों से उन विभागों को कम करके इन मंत्रियों को दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किससे कौन सा विभाग लिया जाता है और किसे दिया जाता है। तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार से चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता जहां चुनाव से कुछ महीने पहले कैबिनेट विस्तार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष का यह दावा है कि एनडीए सभी को समान मौका देती है। विकास का फॉर्मूला हुआ फिसड्डी तो खुद को जाति पाति के फॉर्मूले पे सेट करने में लगे। हम लोगों ने पूर्व से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद सस्पिशियस है। नारा तो देते हैं हिंदुत्व का, लेकिन सेट करते हैं खुद को जाति के ऊपर। और नीतीश जी तो सबके हैं। नीतीश जी सबों के लिए काम किया है, चाहे वो किसी जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोग हों या बिहार के किसी भी क्षेत्र, किसी भी विभाग का विकास हो। सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम करने वाले नेता के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो इसलिए 2025 फिर से नीतीश 225, यही हमारा लक्ष्य है। और बिहार की ये एनडीए सरकार का कोई समीकरण, कोई रणनीति काम नहीं करने वाला है। और बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार जो करेंगे नौकरी की भरमार। ये अब चुनावी आहट सुनाई दे रहा है, चुनावी वर्ष है बिहार में। अब कुछ महीनों के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करके झुंझुना थमा दिया गया। इतना देर विलंब क्यों हुआ? देखिए, राजनीति में जात पात दूसरे दलों के लोग करते हैं। भाजपा जातिवाद के खिलाफ है। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। मतलब सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, सबका सम्मान, सबका विकास। सबका में सब शामिल है। अब इसको कोई जाति के चश्मे से देखे, कोई धर्म के चश्मे से देखे, भाजपा इस चश्मे से नहीं देखती। और देखिए, अब जरा बिहार में जातीय समीकरण को हम आपको समझाते हैं और आबादी के हिसाब से कितने मंत्री बनाए गए हैं उन्हें भी हम समझाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका कितना असर विधानसभा चुनाव में होगा। तो देखिए, 2025 का फॉर्मूला फिट जातीय समीकरण करेगा हिट। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। और देखिए, आबादी 15.5%, जाति और धर्म सामान्य है, मंत्री 11 बनाए गए हैं, 31% ये बताए जा रहे हैं। 27% आबादी के लिए दलित की अगर हम बात करें तो 19.5% आबादी है जिसे दलित नेता साधेंगे और इसके 7 मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ 18% आबादी और जाति धर्म मुस्लिम और 1 मंत्री बनाए गए हैं ताकि वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साध सके। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे जातिगत तरीके से सामान्य जाति धर्म के नेताओं को बनाया गया है। और देखिए, 2025 का फॉर्मूला फिट जातीय समीकरण कैसे हिट करेगा, ये आंकड़ों के जरिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं। 12 सवर्ण, ओबीसी 17 और SC/ST के 7, यानी कि कुल मिलाकर 36 मंत्री बनाए गए हैं बिहार कैबिनेट में, नीतीश सरकार में। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे एक एक जाति के नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी छूटने ना पाए और कहीं भी किसी तरह की परेशानी आगामी विधानसभा चुनाव में ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है नीतीश कैबिनेट में। और मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया। किस मंत्री का किस जाति से संबंध है ये भी हम आपको बता देते हैं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं, यानी कि कुर्मी समुदाय को वो साधेंगे। विजय मंडल केवट जाति से आते हैं। राजू सिंह की बात करें तो वो सवर्ण यानी कि राजपूत जाति से आते हैं। संजय सारावगी वैश्य से आते हैं, वैश्य समाज से वो बिलोंग करते हैं। वहीं जीवेश मिश्रा की बात करें तो वो भूमिहार हैं। सुनील कुमार की बात कर लें तो वो कुशवाहा जाति से आते हैं। लव कुश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू की बात करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा भी जाता है कि उसी समीकरण को साधने की कोशिश उनकी तरफ से बार बार चुनावी सभाओं में भी की जाती है। और मोतीलाल प्रसाद की बात करें तो वो तेली समुदाय से आते हैं, यानी कि इन सातों की अगर हम बात कर लें तो कैसे कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा और साथ ही साथ सवर्णों को भी इसमें शामिल किया गया है, ये आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिन जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया गया है वो है राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा, केवट और तेली। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे जातिगत तरीके से समीकरण को बनाने की कोशिश की गई है। और अब ये भी जानना जरूरी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का संदेश आखिर क्या है, क्यों इस तरीके से समीकरण बनाए गए, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। बीजेपी को अगड़ों की पार्टी का परसेप्शन मिला हुआ है। लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है और कैबिनेट विस्तार से परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की गई है। उस परसेप्शन को नहीं रहने देना है, ये कवायद बीजेपी की तरफ से की गई है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार का सामाजिक संदेश क्या है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। बीजेपी के लिए हर कोई बराबर है, हर जाति समाज को उचित मौका देती है बीजेपी, ये बताने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ से की गई है। और कुछ ही महीने के बाद आपको अगर बता दें तो ज्यादा वक्त अब नहीं है बिहार में विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का कोटा जो खाली था उसे भरा जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जाति वाला कार्ड खेलकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मंत्रिमंडल बनाने का अपना एक आभा मंडल होता है और चुनाव प्रचार में मंत्री होने से सुविधा मिलेगी। जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया उनका कद बढ़ गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, विधायकों को चुनाव में फायदे की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी ये मंत्री आसानी से साध पाएंगे। मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। नए मंत्रिमंडल के साथ चुनाव की तैयारी भी काफी बड़ी रखी गई है और चुनाव में जाने से पहले जोरदार तैयारी की गई है। मिथिलांचल से 4 मंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि किसी भी तरीके से जो उनका कोर वोटर्स है उन्हें वो छूटने ना पाए, उस इलाके में सीटों में बढ़ोतरी हो, इसका खास ख्याल बीजेपी की तरफ से रखा गया है, नीतीश सरकार की तरफ से रखा गया है। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल में अब ये लोग ऐसे ही तिकड़म आजमाएंगे। तारिक अनवर से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत ने। नीतीश कैबिनेट में सभी जाति के साधने के बाद विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि इसी तरह के तिकड़म, इसी तरह के फॉर्मूले वो अपनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण को हिट करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और इसी बीच आपने सुना कि कैसे तारिक अनवर ने अपनी बातों को रखा है। और देखिए, इसी बीच हम आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। सिवान से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को पैर में गोली लग गई है। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस गई। महाराजगंज के इंदौली में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिवान से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश को पैर में गोली लग गई और बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। महाराजगंज के इंदौली में ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ वहां पर, क्या है ये पूरी खबर? जी देखिए, पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। महाराजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कुछ बदमाश इकट्ठा हुए हैं, तो पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। तभी कुछ फायरिंग वहां पे किया गया। इसी दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगने की सूचना है। फिलहाल उसके पैर में गोली लगी है और पूरे मामले की सिवान एसपी मॉनिटरिंग करे। हमारे इस मुद्दे पे सिवान एसपी से बात हुई। इस तरह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, इस तरह घटनाएं हुई है, मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ अपराधी को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई तभी फायरिंग कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उसी दौरान एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। उस अपराधी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर वहाँ कितने लोग थे, किस घटना के लिए एकत्रित हुए थे, क्या कर रहे थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें।
तो सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे और पुलिस और आरोपी में मुठभेड़ की खबर है। एक बदमाश को पैर में गोली लग गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। और देखिए, आरजेडी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। चुनाव से पहले ही वादों की झड़ी भी लगा दी गई है। पटना में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें माई बहन योजना का जिक्र है। साथ ही दूसरे लोगों के लिए क्या घोषणाएं हैं उसका भी जिक्र किया गया है। तस्वीरें हम आपको उस पोस्टर के दिखा रहे हैं जिसमें माई बहन योजना का जिक्र किया गया है। तेजस्वी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, इसका भी जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे तेजस्वी सरकार बनने पर दादा दादी को वृद्धा पेंशन मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।